नमो बुद्धाय। जय हिंद। दर्शकों, आज मैं एक वीडियो एक जातंकवादी वकील पंकज त्रिपाठी लखनऊ वाले का देख रहा था। किसका? पंकज त्रिपाठी, जो बकरा दाढ़ी रखता है, बहुत आता है रोजाना बाबा साहब को गाली देते हुए, बहुत आलोचना करता है। वो सुप्रीम कोर्ट से बाबा साहब की मूर्ति हटवाना चाहता है, जबकि जानता है उसके दादा परदादा 7 पुश्त तक जो है उसका कुछ टस से मस नहीं कर सकती है। बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट से हटवा पाएगा? चंदा के लिए जो है केवल जो है भौंकार बना रहा है, एसजे सीएम बनाया है और कहता है हमको चंदा दीजिए, हम अम्बेडकर की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट से हटवा देंगे। अरे तुम्हारे 100 पुश्त नहीं हटवा पाएंगे पंकज त्रिपाठी। बाबा साहब जहाँ खड़े हो गए वो बज रहे हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है? खैर चलो, इसने यानी पंकज त्रिपाठी ने लगभग 1 घंटे के वीडियो में उड़ीसा में अभी हाल में SC ST OBC को दिए आरक्षण पर मेरिट का सवाल उठाया है। बहुत खुन्नस खाया था, बहुत रौद्र रूप उठाया था पंकज त्रिपाठी। क्या कह रहा था देखिए। उसका कहना है कि ओडिशा में SC की जनसंख्या लगभग 17% है, 17% है, जिसे पहले 8% आरक्षण दिया जाता था। आबादी है 17%, लेकिन अभी तक आरक्षण दिया जाता था 8%। अब क्या किया है उड़ीसा सरकार ने, जो अब बढ़ा करके 16.5% कर दिया है, यानी लगभग उनकी जनसंख्या के बराबर। इसी प्रकार ST की जनसंख्या 22.5% है, जिन्हें अब तक 11% आरक्षण दिया जाता था, जो अब बढ़ा करके 23% कर दिया गया है। यानी उनका भी लगभग 100% आबादी के अनुसार 100% आरक्षण हो गया। OBC की जनसंख्या वहाँ 39% है, जिन्हें 11% आरक्षण दिया जाता है। क्यों 11% दिया जाता है? इसलिए कि SC का 16 प्लस ST का 23 और OBC का 11, कुल मिलाकर के 50% पूरा हो जा रहा है। इसीलिए अब सीमा 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए OBC को केवल 11% ही मिला, जबकि उनकी जनसंख्या 39% है। तो इस आरक्षण किया गया। यहाँ OBC को 11% का आरक्षण है, लेकिन अनारक्षित वर्ग को कोई आरक्षण नहीं है। कहता है कि जो अन्य वर्ग है उसको कोई आरक्षण नहीं है। अभी इस बेवकूफ से कोई पूछे कि अरे बेवकूफ, ये 50% जो आरक्षित कर दिया गया है, तो इसके बाद 50% बचा न 50%, उसको कौन ले रहा है? उसमें न तुम SC को दे रहे हो, न ST को दे रहे हो, न OBC को दे रहे हो, और उसी में तुम 10% EWS को दे रहे हो, जो केवल सवर्णों के लिए है। शेष 40% जो बच रहा है वो भी तुम ही ले रहे हो। इसके बाद जो है कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं है। अरे ठीक है, आरक्षण नहीं लिखा गया है, लेकिन अघोषित रूप से तो आरक्षित है तुम्हारे लिए 50%। तुम्हारी जनसंख्या है 15%, और ले रहे हो कितना? 50%, और तब भी रो रहे हो बेटा। तो मेरा कहना है कि तुम भी मांग करो। तुम्हारी जनसंख्या 15% सवर्णों की, तुम कहो कि जो शेष 50% बचा है उसमें से 15% हमारी जनसंख्या है, तो 15% जो है सवर्णों को
जिनको तुम अनारक्षित कर रहे हो, जिनको तुम वंचित कर रहे हो, उनके लिए भी 15% आरक्षण दे दिया जाए, यानी उनको भी 100% आबादी के अनुसार 100% आरक्षण दे दिया जाए। फिर बचेगा 50 में से तो 15%, 35% बचेगा, उसमें से जो है ओबीसी को दे दिया जाए, क्योंकि ओबीसी को कम दिया गया है, और फिर जो है माइनॉरिटीज बचते हैं उनको दे दिया जाए। तो इस प्रकार जो है एससी भी खुश, एसटी भी खुश, तुम भी खुश, ओबीसी भी खुश और माइनॉरिटीज भी खुश। 15% तुम्हारी आबादी है, तुम भी 100% ले लो, ठीक है ना। 100% तुम्हारा भी हो जाए, आबादी तुम्हारी 15% है, तो 15% आबादी के अनुपालन में उसके अनुसार तुम 15% तुम भी ले लो, 50% में से छोड़ दो, ठीक है, मान जाओगे ना। तो इसकी मांग करो सरकार से। अब आते हैं मेरिट पर, जो तुम मेरिट का रोना रो रहे हो। तो देखो 1984 में जब तुम कच्ची उच्छी में रहे होगे, उस समय की बात है, ठीक है ना। उस समय मैं सर्विस में था। मान्यवर काशीराम ने एक बार कहा था कि महाराष्ट्र के हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड में 25 ऊपर से 25 टॉपर छात्रों में कम से कम 10-12 एससी के छात्र होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के छात्र होते हैं। ऊपर से 25 टॉपर छात्र अगर लिए जाते हैं तो उसमें से 10 से 12 शेड्यूल्ड कास्ट के टॉपर छात्र होते हैं महाराष्ट्र यूपी बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड में। खैर महाराष्ट्र की तुम बात छोड़ो, आओ यूपी पर। खैर महाराष्ट्र की बात छोड़ो, आओ यूपी पर, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, तुम भी यहाँ के रहने वाले हो, हैं, तो हम यूपी पर बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 1962 से लेकर 1980 के बीच का। शायद उस समय का तुमको मालूम नहीं होगा कि परीक्षा कैसे होती थी, क्या होता था। तुम तो उस समय नंगे घूमते रहे होगे, और तुम्हारे बाप जो है निपढ़ रहे होंगे, उनको भी मालूम नहीं होगा। अगर पढ़े होंगे तो जरा पूछना कि कैसे होती थी परीक्षा उस समय। क्योंकि 1962 में मैं गोला इंटर कॉलेज गोरखपुर में कक्षा 6 का छात्र था। 3 सेक्शन थे, 6, 7, 8, तीनों कक्षा में के तीनों सेक्शनों में हमेशा मैं प्रथम रहा, हमेशा। यानी 100 लड़के होते थे हर सेक्शन में, तो 300, तो 6 में 300, 7 में 300, 8 में 300, हमेशा मैं प्रथम रहा। और इसी के कारण मुझे प्रधानाचार्य साहब ने जो है हाई स्कूल में का वो 6 क्लास में जब मैं प्रथम आया तो 7वें से ही उन्होंने स्कॉलरशिप देना 10 रुपए महीना शुरू कर दिया। 1965-66 में 9th में गया तो वहाँ गोला मिडिल स्कूल के टॉपर छात्र मोतीलाल हमारे इंटर कॉलेज में आए। कौड़ीराम से मिडिल स्कूल के टॉपर निरंजन प्रसाद, गोला इंटर कॉलेज का टॉपर मैं था ही। कौड़ीराम इंटर कॉलेज में 6, 7, 8 के टॉपर रहे हमारे एक रिश्तेदार मारकंडे थे, जो इंटर कॉलेज में 6 से रहे, इंटरमीडिएट तक जो है वो वहाँ टॉपर रहे। हमारे इंटर कॉलेज में हमारे एक और सहपाठी थे राम समुद्र जी। तो इस तरह से हम लोग 4-5 लोग जो है इंटर कॉलेज गोला में जो है टॉपरों में थे। इंटरमीडिएट तक इंटर कॉलेज कौड़ीराम में जहाँ मारकंडे हमेशा टॉपर रहे, पास्ट विद ऑनर थे, यानी इंटरमीडिएट में 79% नंबर लेकर के पास हुए। वहीं गोला में हम 4-5 प्रथम श्रेणी पास किए और स्कूल के सभी टॉपर चमार थे। जो भी टॉपर थे 4-5 हाई स्कूल में, वो सभी चमार थे। इसके बाद किसी और का नंबर आया। हमारे तत्कालीन प्रिंसिपल श्री उमाशंकर तिवारी साहब ने हम लोगों को सम्मानित किया, नेशनल स्कॉलरशिप दिलाए। नेशनल स्कॉलरशिप, वैसे एससी को स्कॉलरशिप मिलती थी,
वैसे भी 27 रुपये महीना मिलती थी, लेकिन बजाय इसके उन्होंने हम लोग नेशनल स्कॉलरशिप जो है लिए। और तुमको शायद पता भी नहीं होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पाने के लिए हाई स्कूल में कितने प्रतिशत नंबर चाहिए बेटा। पास विद ऑनर का मतलब 75% से ऊपर, समझे। तुम्हारे अपने बाप से पूछना कि कभी 75% लाए हैं। शाबाशी दी, मैं उनके चरणों को नमन करता हूं। बाद में मैं सहायक मंडल प्रबंधक LIC, रामसमू साहब आयकर आयुक्त, निरंजन प्रसाद SP देहात आजमगढ़ थे, जो किन्हीं कारणों से 2002 में आत्महत्या कर लिए। हो सकता है तुम जानते हो, सुने होगे। वो हमारे सहपाठी थे हाई स्कूल में, निरंजन प्रसाद, जो 2002 में आत्महत्या कर लिए। SP देहात थे, वो टॉपर थे। तथा मोतीलाल जिला सांख्यिकी अधिकारी और श्री मार्कंडे सेल टैक्स कमिश्नर के रूप में रिटायर हुए। ये हम लोग 5-6 लोग जो है अधिकारी के रूप में रिटायर हुए। तो क्या आप मान सकते हो कि हम 5-6 जो चमार थे जो अधिकारी के रूप में रिटायर हुए, वे सभी मेरिटविहीन थे। हम लोग मेरिटविहीन थे, नेशनल स्कॉलरशिप लेकर के आए थे इंटरमीडिएट तक, तो हम लोग मेरिटविहीन थे। तुम ही समझ रहे हो। उस समय तो हम लोगों को अपने कॉलेज में जलवा था। हमारे अध्यापक और प्रिंसिपल साहब भी सम्मान देते थे, शाबाशी देते थे। जबकि आज तुम लोग मेरिटविहीन बता रहे हो, हम लोगों को बता रहे हो ना, कह रहे हो ये लोग मेरिटविहीन थे जो लोग अधिकारी रिटायर हुए हैं। ये आरक्षण नहीं होता तो नहीं आए होते। हाँ, हो सकता है आरक्षण, वो हम बताएंगे कि आरक्षण नहीं होता तो नहीं आते। सही कह रहे हो, आरक्षण नहीं होता तो नहीं आते, टॉपर होते हुए भी। उसका मैं उदाहरण आगे दूंगा। चमार छात्रों में मेरिट का यह सिलसिला बदस्तूर हर वर्ष 1990 तक चला। 1990 तक चला, तुमको नहीं मालूम होगा। अपने बाप दादा से पूछना, अपने किसी बड़े भाई से पूछना जो पढ़ता रहा हो। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई तो नकल का जमाना आ गया, खुलेआम नकल होने लगा, मेरिट धराशायी हो गया। हमारे समय में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का टॉपर अधिक से अधिक 82 से 83%, 82 से 83 या बहुत किसी समय चला गया तो 84% चला गया होगा। ये 1990 के पहले। इससे ज्यादा कोई टॉपर, जो यूपी टॉपर जो होता था, इससे ज्यादा नंबर नहीं होता था बेटा। तुम पूछ लेना अपने भाई से, अपने बाप से, कि क्या उस समय कोई 85 से ऊपर भी टॉपर, जो यूपी टॉपर होता था, 85% से ऊपर भी नंबर पाता था। आज क्या है, जबकि अब 85 से 90% तक पहुंच गया है। आज क्या हो रहा है, 85 से 90%, ये तो आम बात है। 85-90 आज की हालत है कि टॉपर 99.5 या कभी कभी तो 100 में 100% पाकर टॉप कर रहे हैं। 100 में 100, और वो भी एक नहीं 10-10 टॉपर हो रहे हैं। अब बताओ 100 में 100 पाकर टॉप कर रहे हैं, 100% पाकर, और वही एक नहीं 10-10, 12-12 दर्जनों टॉपर हो रहे हैं। एक टॉपर नहीं, जबकि उस समय एक टॉपर ही बहुत हुआ करता था। ठीक है। हिंदी इतिहास में 100 में 65-70 से ज्यादा तो कोई पाता ही नहीं था। उस समय हिंदी में, इतिहास में, इसमें भूगोल में थोड़ा ज्यादा मिलता था, लेकिन हिंदी और इतिहास में तो 65-70 से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया लिख डालो तब भी बेटा नहीं आता था। 65-70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा नहीं आता था हिंदी में। हिंदी में 100 में 100% का मतलब पूरा मनमानी है। मनमानी है ना। हिंदी में 100 में 100 कोई भी लेख लिखो, मान लो इससे लिखना है तो तुम 100 में 100 पा जाओगे। पंकज त्रिपाठी को दे दिया गया 100 में 100, वही इससे हमको दे दिया जाए तो मैं उससे बढ़िया इससे लिख दूंगा पंकज त्रिपाठी से।
तो हमें कितना देंगे? 100 में 110 देंगे? नहीं देंगे। तो इससे में किसी को 100 में 100 कैसे दिया जा सकता है? नहीं ना, लेकिन दिया जाता है आज बेटा। सब फ्रॉड चल रहा है। लगता है आप इसी अवध का छात्र रहे होगे, इसलिए तुम पुराने चमार छात्रों की मेरिट का पता नहीं है तुमको, कैसे टॉपर हुआ करते थे। हाँ, 1990 के बाद तो सब चौपट हो गया। और दूसरा यह कि ग्रेजुएशन में जाने पर जातिवाद भयंकर रूप से हावी हो गया, भयंकर हावी हो गया। उस समय इतना नहीं था जितना जिस तरह से आज है ना, उस तरह से उस समय नहीं था। उस समय तो हमारे ब्राह्मण प्रिंसिपल, ब्राह्मण अध्यापक बड़ा सम्मान रखते थे। आज ऐसा नहीं है। आज तो जो है ग्रेजुएशन में जाने पर जो है जो प्रोफेसर हैं और हैं वो सब जो है इंटरव्यू में नंबर काटने पर तुले रहते हैं, अंगूठा काटने पर, ठीक है ना। तो आज जो है जातिवाद विभत्स रूप से जारी है, विभत्स रूप से जारी है। उस समय उतना नहीं था। मुझे मालूम है हमारे प्रिंसिपल साहब जो है कितना सम्मान करते थे, हमारे अध्यापक लोग सम्मान करते थे, जितने टॉपर थे सभी लोगों का सम्मान करते थे, शाबाशी देते थे, स्कॉलरशिप दिलवाते थे। अब ऐसा नहीं है। हाँ, तो अपने ऑफिस में भी मैंने देखा है कि हमारे ब्राह्मण या सवर्ण अधिकारी मुझे अधिक मानते और सहयोग देते थे, ये भी सही है। जबकि अपने सवर्ण कर्मचारियों को कामचोर बताते थे। जहां सवर्ण कर्मचारी और अधिकारी बैठकर गम्मज करते थे, वहीं SC ST कर्मचारी अधिकारी अपने सम्मान की रक्षा के लिए जी जान लगा करके जुटे रहते थे। एक बार की बात है, देखो जरा सुन लो, एक बार की बात है 1993 की। तब मैं प्रशासनिक अधिकारी था, नई भर्ती हुई LIC में असिस्टेंट की, क्लरिकल जॉब था। प्रशासनिक अधिकारी था, क्लर्क की भर्ती हुई। भर्ती करने का A to Z पूरा अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को था, जो उस समय एक राधा मोहन पांडे जी थे। राधा मोहन पांडे जी अब बहुत, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। राधा मोहन पांडे अब थे, स्थानीय थे। अब इससे ज्यादा मुझसे मत बुलवाओ। धड़ल्ले से घूस के बल पर भर्ती हुई। 60 हजार, 55 हजार, 60 हजार, 40 हजार इस तरह से दिए। मेरे कार्यालय में भी एक लड़का राजेश पांडे आया, चुपचाप बैठा रहता था। मैंने उसे बुलाया, कहा कि तुम भी कुछ सीखो। बोला साहब जब काम ही नहीं करना है तो सीखना क्या। मैंने कहा, पूछा कि क्यों काम नहीं करोगे। बोला साहब 60 हजार दे के आया हूं राधा मोहन पांडे जी को, कोई ऐसी सीट दीजिए जहां से पहले मैं यह अपना 60 हजार घूस निकाल लूं। ऐसे ही कहा, धड़ल्ले से कहा कि कोई ऐसी सीट दीजिए मुझे जहां से मैं पहले 60 हजार अपना घूस निकालूं। खैर, उस हमारे LIC में न तो उस समय कोई घूस वाली सीट थी, न तो आज है, ऑफिस में नहीं है। हाँ, उस समय जहां भर्ती हो रही थी, जहां पांडे जी बैठे थे भर्ती करने वाले, केवल उन्हीं के हाथ में, केवल एक आदमी के हाथ में ये पावर था कि वो घूस ले सके। अब तो खैर वो भी पावर छीन गया। अब तो सेंट्रल ऑफिस ने ले लिया और प्राइवेट एजेंसी को दे दिया। अब वो नहीं, अब वो भी नहीं रहा। इन्हीं लोगों की गलतियों से, पांडे जैसे हरामखोरों के, घूसखोरों के, जिनको तुम वो है टॉपर बताते हो, यही पांडे जी जैसे लोगों ने हरामखोरी की। सेंट्रल ऑफिस को पता चला तो इनका अधिकार छीन लिया गया। और अब LIC में पूछो न कि अब भर्ती डिविजनल लेवल पर नहीं होती है, अब जो है सेंट्रल ऑफिस सब कुछ करता है और प्राइवेट एजेंसी करती है, पता नहीं चलता है कि कहां कापी गई। ये सब सवर्ण लोग थे बेटा। अब आते हैं भ्रष्टाचार पर आते हैं। तो मेरिट की बात आ गई, भ्रष्टाचार पर आते हैं। देश में तो मैंने अनेक भ्रष्टाचार सुने हैं, जिसमें करोड़ों रुपए लेकर भागने वाले सभी सवर्ण हैं। चमार तो कहीं नहीं दिखे। हाँ, मैं अपने कार्यालय की ही बात करूंगा। अब आओ, मुझे अपने कार्यालय की ही मैं बात करूंगा, जहां की
घूस बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल साफ पाक है। फिर भी कुछ तुम्हारे सवार ऐसी चाल चलते हैं कि इसमें भी फ्रॉड कर देते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है, मैं बता रहा हूं। देखो, जब मैं प्रशासनिक अधिकारी था और कार्यालय में पहली बार कंप्यूटर आया तो कार्यालय के ही कुछ लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देकर उन्हें कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट देकर एमपीओ यानी माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटर बनाया गया। इनका काम था कि अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर चलाना सिखाना। हमारे यहाँ एमपीओ प्रदीप कुमार पांडे सवर्ण, प्रदीप कुमार पांडे सवर्ण वो थे। एक वर्ष के बाद मैंने कुछ गलतियां पकड़ी। जांच में पता चला कि उसने फर्जी पॉलिसी मास्टर ही बना दिया। कंप्यूटर चलाता था, कंप्यूटर विभाग में था, तो वहां सारी मास्टर बनते थे पॉलिसियों के, तो उसने फर्जी मास्टर बना दिया तमाम लोगों का इधर उधर करके, और इस तरह से 25 लाख रुपए फर्जी नाम से वो निकलवा लिया, फर्जी नाम से। और 75 लाख का और फर्जी मास्टर बनाया था जिसे वो आगे निकालता, लेकिन मेरे हाथ पड़ गया और वह केस सीबीआई को दी गई। सीबीआई जो है 5 वर्ष के अंदर उसको ये की और वही दोषी पाया गया और उसको जो है सजा हुई, अरेस्ट हुआ। फिर एलआईसी ने उसको टर्मिनेट कर दिया। भयंकर पियक्कर था, 4 वर्ष के बाद मर भी गया, लेकिन मेरा 5 वर्ष बर्बाद किया कर दिया। मेरा एक कैडर और प्रमोशन लेने से मैं चूक गया। यह है तुम्हारे सवर्णों के ईमानदारी, ठीक है ना। और देखो जो है एक आदमी, एक तिवारी जी, वो भी एमपीओ होकर के एक ऑफिस में गए। वहां एक एससीएओ था, एससीएओ प्रशासनिक अधिकारी था। तो वहाँ कोई पहले से एमपीओ था नहीं, तो वो अपना जो है प्रोग्रामर पहले थे, उनको कंप्यूटर की जानकारी थी तो अपना करते थे। जब ये प्रमोशन पा करके एमपीओ पहुंचा तिवारी, तो बैठा रहा 1 हफ्ते। तो प्रशासनिक अधिकारी ने पूछा कि भाई कुछ काम करो न प्रोग्रामर का। तो उनसे कहा कि साहब मैं काम करने तो नहीं आया हूं। तो बड़े अचंभा में हुए। तो कहे कि भाई काम तो तुमको करना पड़ेगा। कहा साहब अब तक काम कैसे होता था? उन्होंने कहा भाई अब तक तो मैं ही कर लेता था, ये वो था, तो अब क्या करता, मजबूरी थी, रुक करके 8 बजे रात तक मैं पूरा करता था। तो कहा उनसे कि अब आपको कौन रोक रहा है? अब मैं रोक तो नहीं रहा हूं, अब आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, आप जैसे करते थे पहले वैसे ही कीजिए। ऐसे ही कामचोर आते हैं, चमार ऐसे कामचोर नहीं होते हैं बेटा। वो बेचारे चुप हो गए, कहाँ झगड़ा करते हैं, ठीक है ना। चलो अब पंकज त्रिपाठी बताओ कौन मेरिट वाला है, कौन बेमेरिट वाला, कौन देश की प्रगति में हाथ बटा रहा है और कौन उसको गर्त में डाल रहा है। एक आईएएस टॉपर तुम तो वकील हो ना। आज से हमको लगता है मुश्किल से 10 वर्ष पहले के आसपास की बात होगी। प्रदीप शुक्ला का नाम सुने हो? आईएएस टॉपर था, आईएएस टॉपर प्रदीप शुक्ला का नाम सुने हो? यूपी कैडर का, जिसने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया था, टर्मिनेट कर दिया गया। जरा गूगल पर खोजो कि आज वो कहाँ है, कहीं जेल में है कि उसको सब छुड़ा लिए, वो ऐश कर रहा है करोड़ों रुपए लेकर के। कोई चमार आईएएस ऐसा नहीं किया। टॉपर, जिसको टॉपर, अब कैसे टॉपर हुआ होगा वो आगे बात खुलेगी। टॉपर कैसे हुआ होगा, कहने को तो टॉपर था यूपी, अरे पूरे ऑल इंडिया टॉपर था प्रदीप शुक्ला, लेकिन घोटाला किया करोड़ों का, कई करोड़ों का, और टर्मिनेट हो गया,
जेल में है कि क्या है, इस समय मैं नहीं कह सकता, जरा गूगल पर खोज कर बताना। और अगर किसी चमार IAS का नाम सुने हो तो उसको भी बताना हमको, वीडियो बना करके जो है डालना, हम भी देख लेंगे तुम्हारा वीडियो। अब तुम कहोगे कि अब आप लोग इतने टैलेंट वाले हैं तो आरक्षण की क्या जरूरत, कहोगे ना, कहोगे कि जब आप लोग इतने ही टॉपर हैं तो आरक्षण क्यों मांगते हैं, कहोगे ना। हाँ बेटा, आरक्षण जरूरी है, टॉपर होने के बाद भी आरक्षण जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये मेरे साथ जो घटना हुई है यह मैं खुद बता रहा हूं, देखो। हाँ, आरक्षण की जरूरत है। मैं 1976 की बात बता रहा हूं। कब की? 1976 यूपी PCS की बात बता रहा हूं, जब केवल जो है मेन परीक्षा होती थी, प्रीलिम नहीं होता था। तुम अपने बाप दादा कोई भाई परीक्षा दिया हो PCS की उस समय तो पूछना, 1980 के पहले केवल मेन हुआ करता था और उसमें भी केवल 4-5 ही पोस्ट हुआ करती थी। डिप्टी कलेक्टर, सेल टैक्स ऑफिसर, RTO, ट्रेजरी अफसर, ऐसे ही कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री अफसर। इसके बाद के नीचे जो थे वो अपर सबऑर्डिनेट और लोअर सबऑर्डिनेट में बचा हुआ था। अब सबको उसमें एक में ला दिया है। उस समय ऐसा नहीं था, न प्रीलिम्स था और न तो ये था। अब तो सबको प्रीलिम्स ला दिया है और अपर सबऑर्डिनेट लोअर सबऑर्डिनेट को हटा दिया है। तो मैं 1976 में PCS पास किया। मेरा लिखित में 50% नंबर था, 50% के आसपास, 50% समथिंग। और मैं इंटरव्यू में 200 में केवल 60 नंबर पाया। और मेरा सिलेक्शन जो है उस PCS में जो सबसे जो है मतलब नीचे मानी जाती थी जो सीट, जैसे मान लो ट्रेजरी अफसर, उसमें भी नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री अफसर में भी नहीं हुआ। जबकि मेरे ही 50% के आसपास ही पाने वाले एक शुक्ला जी 200 में से 160 नंबर पाए और वो डिप्टी कलेक्टर हो गए और मैं नहीं हो पाया, मैं कुछ नहीं हो पाया। खैर, बाद में मैं LIC के ऑल इंडिया सर्विस जो है, जिसको सहायक प्रशासनिक अधिकारी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं, डायरेक्ट पोस्ट होती है। क्योंकि वो ऑल इंडिया की होती है और उसमें चलता भी नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। जो यूपी में चल रही थी जिस समय जो है वो बहुगुड़ा हुआ करते थे और कमलापत त्रिपाठी हुआ करते थे, ये सब जो है भौकाल चलता था यूपी में, खूब जातिवाद ब्राह्मणों का पूरा रास्ता चलता था। तो उस समय वो 200 में 160 पा गए, लेकिन हमें तो नहीं मिला। लेकिन खैर, हम जो है सहायक प्रशासनिक अधिकारी हुए और फिर LIC के ही होकर के रह गए और उसी में सहायक मंडल प्रबंधक के पद से रिटायर हुए, ठीक है ना। जिसमें से 5 वर्ष जो है वो प्रदीप पड़वा हमारा जो है खराब कर दिया, नहीं तो एक कैडर और मिला होता मंडल प्रबंधक का, ठीक है ना। चलो, इसी विभेद को क्या कहते हैं? ब्राह्मणवाद, मनुवाद। लिखित में एक बराबर, लेकिन इंटरव्यू में एक को 80 को 60 नंबर मिल रहा है और सवर्ण को 160 मिल रहा है। अब बताओ 100 नंबर का अंतर, जहां एक नंबर में ही हजारों लड़के आ जाते हैं। एक नंबर के अंतर से, तुम शायद नहीं दिए होगे PCS की परीक्षा, एक नंबर में हजारों लड़के आ जाते हैं एक नंबर के अंतर से। यहाँ तो 100 नंबर का अंतर था, कहां से कहां पहुंच गया वो, लाखों का अंतर हो गया। लाखों, हमसे जो है कई लाख लड़कों को टॉप करके वो आगे बढ़ गया और डिप्टी कलेक्टर हो गया। इसी को कहते हैं मनुवाद, इसी को कहते हैं ब्राह्मणवाद। ये तो मजबूरी है, जो लोग करते हैं तो लिखित में इतना ज़्यादा 80 वाले ला देते हैं कि वो मजबूरी है कि वो कितना भी कम दे तब भी वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तुम कहोगे कैसे आते हैं? तब 80 लोग इसलिए आते हैं कि उनकी जरा
लिखित देखो, लिखित में इतना ला देते हैं कि वो 200 में अगर यदि 80 पाते हैं, 90 पाते हैं, 100 पाते हैं, तब भी वो आ जाते हैं। और फिर आरक्षण होता है, ठीक है ना, आरक्षण नहीं होता तो वो भी हटा दिए जाते। अभी तुम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का देखो ना रिजल्ट, देखो पता चल रहा है एससी और ओबीसी के लड़के लिखित में ज्यादा नंबर पाए हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको 50 सवर्ण लड़कों की तुलना में 50 नंबर 60 नंबर कम दिया गया है। जिसकी मेरिट जो है 5 आनी चाहिए उसकी मेरिट 25 चली गई। एससी की और ओबीसी लड़के की जिसकी मेरिट 5-6 आनी चाहिए वो 25, 26, 27, 30 पर चला गया। और तुम्हारा एक जो है सिंह है वो कहता है कि है 20 टॉपरों में तो केवल 1-2 केवल ओबीसी हैं और सभी तो सवर्ण हैं। अरे बेटा, उनका लिखित से निकालो तब पता चलेगा कि कौन असली टॉपर है, समझे? इस तरह से मत भरमाओ। जब हमारे बाप दादा निपढ़ थे तब भरमा देते थे। अब मैं जानता हूं कि मेरिट कैसे बनाई गई है। यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिजल्ट आया है उसमें पूरा पेपर में निकला है, यूट्यूब पर आया है कि जो जहां सवर्ण लड़कों को 150 नंबर दिया गया है उतना ही लिखित परीक्षा में नंबर पाने वाले एससी और ओबीसी लड़कों को 100 के नीचे दिया गया है। तो मेरिट तो 50-50, 60-60 नंबर का अंतर रहेगा तो मेरिट कहां से कहां फेंक जाएगी बताओ? तुम बैठे हो कभी आईएएस में? एक एक नंबर पर लाखों लाखों लड़कों का अंतर हो जाता है। एक नंबर के अंतर से लाखों लोगों का अंतर हो जाता है बेटा, ऐसे होती है मेरी। चलो मैंने तो स्वयं पाया है अपने ऑफिस में, तुम्हारे जो है सवर्ण अधिकारी तक को आशीर्वाद नहीं लिखने आता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद की जगह आरसीवाद, पुनर्बहाली की जगह पूर्ण बहाली लिखते थे। मैं खुद डांटता था पूर्ण बहाली, समझ रहे हो ना? आधा र 9 पर लगाते थे हैं। आशीर्वाद को आरसीवाद लिखते थे। अधिकारी जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक आते थे उनकी हालत है। कॉन्फिडेंशियल और कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्पेलिंग जिनको नहीं आती थी गलत लिखते थे। तुम्हारे सवर्ण जिनको तुम मेरिट वाले कहते हो बेटा, ऐसे थी। कॉन्फिडेंशियल में CIAL, चलो ये अंग्रेजी थी, समझे? तुम भरमाओ मत। अगर इंटरव्यू हटा दिया जाए और लिखित परीक्षा की जांच सच्चाई से किया जाए तो तुम्हारी ही मेरिट हमेशा कम आएगी बेटा। एससी लड़के, एसटी लड़के और ओबीसी लड़के तुमसे आगे निकल जाएंगे, समझे? अब ये हालत हो गई, उल्टा हो गया है। इसके बाद भी, इतना करने के बाद भी बहुत सारे ओबीसी लड़के और एससी लड़के जनरल की सीट में चले जा रहे हैं, जो कोर्ट में चला जा रहा है। और कोर्ट कह रहा नहीं, आपको हम जो है रिजर्वेशन में ही रखेंगे, क्योंकि जो शेष 50% बचा है ये इन कामचोरों के लिए, कमीनों के लिए, हरामखोरों के लिए रखेंगे। ये भले ना आरक्षित हो लेकिन अघोषित आरक्षण उन्हीं को देंगे, ठीक है ना? सामान्य जो सीटें हैं वो सामान्य के लिए रिजर्व नहीं है बेटा, उसको अनारक्षित कहा जाता है, वो सबके लिए है। तो जो उस श्रेणी में आ रहा है क्यों नहीं दे रहा है कोर्ट? बोलो। अगर एससी को ओबीसी को मान लो 27% है, लेकिन कोई लड़का अगर यदि अनारक्षित वाले कट ऑफ मेरिट में आ रहा है तो अनारक्षित में क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्यों कोर्ट कह रहा है कि नहीं आपको हम 27% आरक्षण के अंदर ही रखेंगे? उसकी भी तो जनसंख्या 50% से ज्यादा है। बोलो, तुम्हारी तो जनसंख्या 15% है, फिर भी तुम 50% ले रहे हो और रो रहे हो। चलो मेरिट की बात मत करना। धन्यवाद।